मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देख लें। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में, जिसका समय काल लगभग 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का रहा है। इसे हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 1857 ईस्वी का विद्रोह, फिर नेक्स्ट में नरमपंथी और उदारवादी चरण, जिसका समय काल लगभग 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का रहा। फिर गर्मपंथी और उग्रवादी चरण को पढ़ेंगे और लास्ट में गांधी युग को पढ़ेंगे। पर इस वीडियो में हम पहले 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। जो इससे अगली वीडियो आएगी उसमें हम पूरा गांधी युग को कवर कर लेंगे। तो इससे हमारा पूरा जो आधुनिक भारत का है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, कवर हो जाएगी। तो आप अपनी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे की जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं हम 1857 ईस्वी के विद्रोह से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो जब हमने मुग़ल काल पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको जहांगीर के शासनकाल के बारे में पढ़ाया था, बहुत ही विस्तार से मैंने समझाया था। तो मुग़ल काल में जो जहांगीर का शासनकाल था, उसी समय से जो अंग्रेज़ थे भारत में आना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे क्या किया, अंग्रेज़ों ने पूरा भारत पर ही कब्जा कर लिया था। और 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ सरकार ने जो पहले इस्तेमाल होती थी पुरानी लोहे की बंदूकें, उसे बंद कर दिया और उसकी जगह पर एक नई बंदूक लेकर आए। याद रखिएगा, जिसका नाम क्या था, एनफील्ड रॉयल। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यही है वो बंदूक, एनफील्ड रॉयल। इस बंदूक में क्या होता था, जो कारतूस इस्तेमाल होता था उसमें सुअर और गाय की चर्बी से बना होता था और उसको इस्तेमाल करने से पहले मुँह से छीलना भी पड़ता था। जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें जो भारतीय सैनिक थे उनकी भावनाओं को काफ़ी आहत पहुँचता था। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये विद्रोह शुरू कैसे हुआ। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक, याद रखिएगा बैरकपुर, ने बैरकपुर में जो गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया, क्योंकि बंदूकों में डालने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। और इन्हें फिर क्या किया, अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया। तो यहीं से 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे भारत में ये विद्रोह की चिंगारी फैल गई। तो विद्रोह की शुरुआत याद रखिएगा कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। और इस विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिन। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन थे? लॉर्ड कैनिन। ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जब ये विद्रोह हुआ कि भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया और विभिन्न हिस्सों में इसके बड़े बड़े लीडर बने जिन्होंने इस विद्रोह को लीड किया। तो ये जो नेतृत्व किया लीडरों ने, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ज़्यादातर ये विद्रोह जो है उत्तर भारत में देखने को मिला। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ये विद्रोह फैल गया, तो ज़्यादातर ये उत्तर भारत में ही देखने को मिला है। और दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में हुआ, पर ज़्यादा इसका जो फैलाव था उत्तर भारत में ही देखा गया। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किसने किया। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र ने। बहादुर शाह जफ़र कौन थे? ये मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और कानपुर में तात्या टोपे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। आपको पता है जो लखनऊ है नवाबों का शहर माना जाता है, तो बेगम नवाबों की ही होती है, इसे आप याद रख पाएंगे इसे। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ इस विद्रोह की बागडोर संभाली और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने और बरेली में खान बहादुर खान ने। ये कुछ लीडर हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मैं आपको बता दूं, जो ये विद्रोह था ये इतना सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको दबा दिया इस विद्रोह को पूरा। क्योंकि इस विद्रोह में जो थी यूनिटी नहीं थी, संगठन नहीं बन पाया था एक हिसाब से, जिस कारण इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बहुत जल्द ही दबा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे नरमपंथी और उदारवादी चरण, जिसका समय काल लगभग 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का रहा। तो उसके बाद जब ये विद्रोह को दबाया गया तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा है कि एक पार्टी बनाई जाए जिससे हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकें, मतलब अंग्रेज़ों तक पहुंचाई जा सकें अपनी बातें। इसके लिए उन्होंने एक संगठन यानी एक पार्टी का बनाने का सुझाव किया। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई। तो एक पार्टी बनी जिसका नाम कांग्रेस था। ये 1885 ईस्वी में बनी और इसकी स्थापना बम्बई में की गई, जिसके संस्थापक याद रखिएगा आप, ए.ओ. ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। और उस समय के अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डफनी थे उस समय के गवर्नर जनरल। तो जो ये कांग्रेस पार्टी बनी, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर किया गया, ये भी पूछा जाता है। तो इसका पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में यह किया गया। और जो ये पहला अधिवेशन हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
जो जो भी मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसे नोट करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो इसी दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा, जो आप ड्यूरेंट रेखा भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी दौरान बनी थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन, क्योंकि जो गवर्नर जनरल हैं ये पूछे जाते हैं कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, इसीलिए मैं आपको साथ साथ कवर करा रहा हूँ। तो इसके बाद क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के बीच सीमा बन गई थी जिसे ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है, और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। तो अब पढ़ते हैं 1887 से लेकर 1891 के बीच की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। याद रखिएगा, भारत सुधार समिति। ये समिति इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों को बचाया जा सके। और इसी के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका रुख जो कांग्रेस पार्टी थी उसके प्रति कठोर होता चला गया, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जनता की, आवाम की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, ताकि आवाम पर कोई अत्याचार ना हो सके। पर जब ये सुधार समिति बनी थी, इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार का रुख था वो कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। और याद रखिएगा, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे वो थे जॉर्ज यूल। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब, और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। तो आगे चलते हैं सन 1892 ईस्वी में। तो 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा, और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे दादा भाई नौरोजी। यार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ से लड़े थे, इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से ये सांसद का चुनाव लड़े थे, और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले और इकलौते भारतीय उस समय बने थे। तो अब आगे हम गर्मपंथी चरण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ हम नेताओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो कि उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता का कंसेप्ट क्या है उससे पहले मैं आपको समझा दूँ। तो जो उदारवादी नेता थे ये हिंसा के विरोधी थे, और सरकार से कोई बात मनवानी हो तो अपील करते थे। पर जो उग्रवादी नेता थे ये हिंसा के विरोधी नहीं थे, ये हिंसक स्वभाव के थे, और अगर सरकार से कोई बात मनानी हो तो ये हिंसा का भी प्रयोग कर लेते थे। तो उदारवादी नेता हिंसा का विरोधी थे, हिंसक नहीं थे, लेकिन जो उग्रवादी नेता थे ये हिंसक थे। तो उदारवादी नेता कौन कौन से थे उस समय के, तो दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये उदारवादी नेता थे। और उग्रवादी नेता कौन से, तो उग्रवादी नेताओं में महत्वपूर्ण 3 नाम थे। लाल बाल पाल जिन्हें कहा जाता है, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। इनसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इन तीनों के बारे में। और एक और प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, ये भी उग्रवादी नेता थे। महत्वपूर्ण 3 ही थे जिन्हें लाल बाल और पाल कहा जाता था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे 1905 ईस्वी से, यहीं से गर्मपंथी चरण की शुरुआत हुई थी। तो 1905 ईस्वी में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। तो वहाँ पर बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देखते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन करने की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग भी कहा जाता है, आरंभ किया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। इस पूरे जो आंदोलन का नेतृत्व और प्रमुख नेता कौन रहे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पर यह आंदोलन सरकार पर प्रभाव डाल न सका, और अंत में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये आप नक्शे में देख रहे हैं, बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया गया, ईस्टर्न बंगाल और ये बंगाल, जिसे आप पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है। 1905 को इसका विभाजन कर दिया गया। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं सन 1906 ईस्वी। तो 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम मुल्ला खां, याद रखिएगा, आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। किसकी, मुस्लिम लीग की, और जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। ये पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसका संविधान कहाँ बना था, कराची में, और जो उसकी पहली मीटिंग हुई थी वो अमृतसर में आयोजित की गई थी। तो उसके बाद सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद होने के कारण सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बट गई।
मतलब दो दलों में बट गई, एक है नरम दल और दूसरा गरम दल, जिससे मैंने अभी आपको समझाया उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। तो यहीं से कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बट गई थी। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं सन 1911। तो जितने भी मैं आपको ये सन करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड किया है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए इन्हें। तो सन 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही उसने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि जब बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा गया था तो बहुत से छोटे छोटे राष्ट्रवादी नेता वहाँ से बनने लगे, तो और विद्रोह होने लगा। जिस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, लॉर्ड हॉर्डिंग ने उन्हें आपस में मिलाने के लिए बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। पर आगे चल के आपको पता ही है कि ये बांग्लादेश बना, पर उस समय उसने रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1911 में घोषणा की गई और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। तो आगे चलते हैं सन 1913 ईस्वी पे। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो याद रखिएगा, ये अब तीसरी पार्टी है, पहली कांग्रेस, फिर मैंने आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताया, अब ये तीसरी गदर पार्टी। तो इसको शुरुआत किसने की? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। और सन 1917 ईस्वी में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, मतलब कोलकाता में मीटिंग हुई और उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस पार्टी का। और याद रखिएगा, एनी बेसेंट ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मैंने आपको पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बताया, अंग्रेजी अध्यक्ष भी, और ये अब पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये सभी आप याद रखिएगा। तो इसके बाद गांधी जी की एंट्री हो गई थी, जिसे हम अगले पार्ट में गांधी युग में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं लाल बाल पाल के बारे में, जिसे मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। ये लाल बाल पाल की ऐतिहासिक फ़ोटो है, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों ही हैं, या उनकी ऐतिहासिक फ़ोटो है उस समय की। तो पहले पढ़ते हैं लाला लाजपत राय के बारे में, यानी लाल। तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, और ये गरम दल के प्रमुख नेता थे और उन्हें गरम दल में पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी, उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी दी गई थी। और लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, याद रखिएगा, यंग इंडिया नामक पुस्तक। और जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने ही युवाओं के साथ मिलकर उसका विरोध किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो लाला लाजपत राय से पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो हमने लाल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बाल के बारे में, यानी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है इन्हें। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा भी किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और महाराष्ट्र में जो आप ये गणपति उत्सव महोत्सव देखते हैं, उसका आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो ये कुछ जीके के प्रश्न बनते हैं बाल गंगाधर तिलक से। तो हमने लाल और बाल के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पाल के बारे में, यानी बिपिन चंद्र पाल जी। तो जो बिपिन चंद्र पाल थे, ये लाल बाल पाल के ही हिस्सा थे और भारत के क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे, मतलब उग्रवादी नेता थे। और उन्होंने कई अखबार भी निकाले थे, हमारी परीक्षाओं में इनके द्वारा निकाले गए अखबार ही पूछे जाते हैं। तो इन्होंने निकाला था परिदर्शक अखबार, ये जो बंगाली साप्ताहिक है, ये 1886 ईस्वी में निकाला था। उसके बाद न्यू इंडिया, ये 1902 में अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला। और उसके बाद वंदे मातरम 1906 ईस्वी में बंगाली दैनिक निकाला। मतलब बंगाली दैनिक मतलब ये रोज़ निकाला जाने वाला अखबार था, और साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में एक बार निकाला जाता है। तो परिदर्शक निकाला, उसके बाद न्यू इंडिया और फिर वंदे मातरम, ये तीनों अखबार बिपिन चंद्र पाल द्वारा निकाले गए थे। तो हमने यहाँ पर आधुनिक भारत के तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया। अब बचा गांधी युग, वो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।